हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक फंक्शंस ऑफ किडनी। आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ जो डिस्कस किया था वो पूरी किडनी के बारे में आपको बताया था, और आज जो हम इसके फंक्शंस करेंगे कि इसमें फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखिए किडनी हैज फ्लोइंग मेन फंक्शंस। मेन फंक्शंस कौन से होते हैं? फॉर्मेशंस ऑफ यूरिन, वाटर बैलेंस एंड यूरिन आउटपुट, एंड इसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इसके बाद आएगा पीएच बैलेंस। ठीक है, हम इन चारों के बारे में आज आपके साथ जो है डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें जो है फॉर्मेशंस ऑफ यूरिन। ठीक है, द किडनी फॉर्म यूरिन विच पासिस थ्रू द ब्लैडर फॉर स्टोरेज बिफोर एक्सक्रीशन। इसमें क्या है, यह किडनी से यूरिन निकालता है। ठीक है, क्या होता है, जो किडनी है, किडनी से क्या होता है, यूरिन निकलता है जो उत्सर्जन से पहले जो है स्टोरेज के लिए ब्लैडर से होकर निकलता है। कोई भी यूरिन है वो क्या होता है, पहले जो है जो पहले स्टोरेज होता है फिर ब्लैडर से होकर ही निकलता है। ठीक है, इसके बाद आता है देयर आर 3 प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। इसके 3 प्रोसेस है, कौन कौन से? फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन एंड इसके बाद सिक्रीशंस। ठीक है, इस तीनों के बारे में जो है हम आगे जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। सबसे पहले किडनी के अंदर यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा यूरिन होता है वो किडनी में फॉर्म होता है, मतलब वहां पर बनता है। वो भी कहाँ पर बनता है? नेफ्रॉन के अंदर। अब नेफ्रॉन क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस यूनिट है। किसकी? किडनी की होती है। किसकी होती है स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शंस ऑफ यूनिट? ये होती है किडनी की। ब्लड जो होता है वो हाई प्रेशर पर ट्रांसपोर्ट होता है। जो ब्लड होता है वो काफी जो है प्रेशर के साथ आगे निकलता है। और ब्लड कहाँ, जो ब्लड है वो कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है? जो ब्लड है जो फ्लो हुआ वो कहाँ पर ट्रांसपोर्ट आगे होगा? वो होगा ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है, कहाँ पर होगा? इन द ट्यूब्यूल्स। और ये सब किसके द्वारा होता है? ये किसके थ्रू होता है? एक कैपिलरीज के, जो इसमें एक टफ में एक जो एक गुच्छा होता है। ठीक है, उसमें एक गुच्छा होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जैसे गुच्छा है, इसमें क्या होता है, वहां पर ये होता है। ओके, जिसे हम ग्लोमेरुल्स कहा जाता है। अब हम बात करते हैं फिल्ट्रेशंस की। जो इसमें फिल्ट्रेशन है वो कैसे होता है उसके बारे में आपको बता देते हैं। इसमें है फिल्ट्रेशन। दिस टेक प्लेस थ्रो सेमी परमेबल एंड मेम्ब्रेन वॉल ऑफ द ग्लोमेरुल्स एंड ग्लोमेरुल्स कैप्सूल वाटर एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर इजिली पास थ्रू दिस वॉल ऑन द हैंड ब्लड cell plasma protein and other large molecules are enabled to filter through this wall and remain in the capillaries। फिल्ट्रेशन में हम क्या मतलब इंक्लूड करते हैं? किसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? जो ब्लड होता है वो ग्लोमेरुल्स के अंदर होता है। जो भी ब्लड होता है वो किसके अंदर होता है? ग्लोमेरुल्स के अंदर होता है। अफरेंट आर्टियोल के थ्रू ग्लोमेरुल्स से ग्लोमेरुल्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि जो वो ब्लड है एक जोर के जो प्रेशर होता है उससे क्या होता है, पास आउट होता है। उसी की वजह से ही ब्लड की जो है फिल्ट्रेशन होती है। और जो वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से बाहर आने पर क्या होता है, फोर्स हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर जो है, जो ग्लोमेरुलस से जो कैपिलरीज वॉल होती हैं, जो बोमन कैप्सूल हैं, ये दोनों बाहर चली जाती हैं। और वाटर एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाहर आने के बाद उसमें सिर्फ लार्ज मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं। क्लियर? ये लार्ज मॉलिक्यूल्स कहाँ पर रहते हैं? ये ग्लोमेरुल्स के अंदर यानी ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं। इसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन में कार्डिक आउटपुट का लगभग जो है 25% जो है जो ब्लड है वो किडनी से प्रतिदिन ट्रांसपोर्ट होता है। और इसका लगभग 1/10 जो इसका प्रतिशत होता है ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा छन जाता है। यह छनने की जो इसकी जो क्रिया होती है उसे ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के जो ब्लड है उसके प्रेशर द्वारा होता है। ठीक है, यह जो प्रेशर लगभग 70 मिलीलीटर मरकरी होता है, जो अदर कैपिलरियों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। ठीक, इस प्रकार जो इसके छनने के लिए जो प्रतिदिन छनने वाली जिस इसका जो आयतन है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कर दर द्वारा होता है। ठीक है, ये जो आयतन को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन दर कहते हैं। इसमें क्या है, जो इसमें एक और चीज बताई गई है कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो क्या है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी। ठीक है, छन्नी से इम्प्योरिटी होती है, कोई भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सभी छन्नी के द्वारा फिल्ट्रेशन हो जाता है, ताकि जो बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट या मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। अगर ये फिल्ट्रेशन है, ठीक है, अगर ये फिल्ट्रेशन हो जाता है तो हमारी किडनी
एंड ऑल ऑर्गन सभी तरीके से क्या करते हैं, सही तरीके से काम कर पाते हैं। अगर छन्नी फिल्ट्रेशन नहीं करती तो हम रोज बीमार हो जाएंगे, कोई ना कोई हमें डिजीज लग जाएगी और हम ज्यादा दिनों तक जो है जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैंने एक कप में पानी लिया, उसके अंदर मैंने कुछ कलर डाला और कुछ मिट्टी डाली और कुछ मैंने उसके ऊपर कंकड़ डाले। ठीक है, मैंने अगर उसको एक छन्नी लगाकर उसको छानने के बाद क्या गया, उसके अंदर कलर गया कप में, छानने के बाद जो मिट्टी थी बारीक थी वो भी क्या छन्नी के थ्रू कप में चली गई। ठीक है, जो मोटे मोटे कंकड़ थे वो क्या हुए, वो छन्नी के ऊपर ही रह गए। तो क्या हुआ, इसका मतलब वो हम क्या है, फिल्टर नहीं हुए। तो उसी तरह से जो किडनी है, ठीक है, वो भी इसी तरह से ही काम करती है। क्लियर? तो मैं आपको इसका जो डायग्राम के थ्रू बताती हूँ आपको, उसके थ्रू आपको शायद जल्दी ही समझ आएगा। अब आप इस डायग्राम को देखिए। ठीक है, इसे देखिए आप। क्लियर? ये क्या है, ये एक बोमेन कैप्सूल है। ये एक छन्ने की तरह काम करता है। जब इसके ऊपर ब्लड को फिल्ट्रेशन करता है तो उससे ग्लोमेरुल से जो इस ग्लोमेरुल्स की बड़ी बड़ी, ठीक है, जो चीजें होती हैं, यानी कि वो क्या होता है, रुक जाती हैं और जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं वो सब नीचे की ओर छनकर चली जाती हैं। बड़ी बड़ी चीजों में क्या होता है, जैसे प्रोटीन होता है, जो बड़े बड़े प्रोटीन होते हैं वो कभी भी नीचे छनकर नहीं जाते हैं, क्योंकि वो साइज में क्या होता है, वो बड़े होते हैं। तो वो क्या होता है, छन्नी से निकल कर नहीं जा सकते, वो क्या करते हैं, छन्नी के ऊपर ही रह जाते हैं। तो वो वहीं पर छनकर रुक जाते हैं। फिल्ट्रेशन करके मेडन किया जाता है, यूरिया चला जाता है। ठीक है, यानी कि पानी चला जाता है, उसमें शुगर भी चला जाता है, सोल्ट भी उसमें निकल जाता है छन्नी में। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन यानी कि करता है। तो पहला फॉर्मेशन है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा का मतलब होता है बिल्कुल मैग्नीफाइड। ठीक है, मतलब क्या होता है, बिल्कुल मैग्नीफाइड फिल्ट्रेशन। बड़ी बड़ी जो नीचे की जो बड़ी बड़ी चीजें होते हैं वो नीचे की ओर नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि जो प्रोटीन होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं और बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं। और जब हम ब्लड को फिल्टर करते हैं तब प्रोटीन रुक जाते हैं, छोटी छोटी चीजें छन्नी से निकल जाती हैं और वेस्ट प्रोडक्ट या मटेरियल जो वो फिल्टर हैं यूरिन बनने के लिए आगे की ओर ट्रांसपोर्ट होता है और बड़ी बड़ी चीजें वहीं पर ही क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं। ठीक है, मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। ये देखिए, अब आप इसे, एफरेंट आर्टियोल, ये क्या है, ब्लड, यानी कि ब्लड, यहां से ब्लड का फ्लो हुआ। ठीक है, ये क्या था, एफरेंट आर्टियोल, ये किसकी ब्रांच थी, रेनल आर्टरी। रीनल आर्टरी की ब्रांच की, आर्टरी की ब्रांच को क्या कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है फिलअप में पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसे कहा जाता है आर्ट्रियोल। क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है आर्टियोल। एफरेंट आर्टियोल डिफरेंट डिफरेंट, एक यानी कि अलग अलग एक एफरेंट आर्टियोल। ठीक है, एक नेफ्रॉन के लिए दूसरे एफरेंट आर्टियोल, दूसरे नेफ्रॉन के लिए, तो रीनल आर्टियोल के लिए बहुत सारे ब्रांचेस होती हैं, वो इन वॉल्व अलग अलग नेफ्रॉन में जाती हैं। एफरेंट आर्टियोल ने पूरे ब्लड ग्लोमेरुल्स को दिया, पूरा जो, ठीक है, पूरा जो ब्लड है वो ग्लोमेरुल्स में जाकर फिल्टर हुआ, यहां पर फिल्टर हुआ। ठीक है, तो फिल्टर हुआ, जो फिल्टर होकर, ठीक है, नीचे आता है। ठीक है, जो फिल्टर होकर नीचे की ओर आता है उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। यही फिल्ट्रेट है, वो बाद में क्या करते हैं, चलकर क्या करते हैं, यूरिन फॉर्मेशन में हो जाता है, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन में क्या करता है, उसकी हेल्प करता है। जो बचा हुआ है एफरेंट आर्टियोल के थ्रू आगे की ओर ट्रांसपोर्ट होता है, पूरे नेफ्रॉन के चारों तरफ क्या है उसमें, यानी कि घूमता है, यानी कि राउंड करता है। ये होती है, क्या होती है, इसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल। ठीक है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ये हो गया बोमेन कैप्सूल। ठीक है, ये हो गया एक बोमेन कैप्सूल। इस तरीके से ब्लड फ्लो हुआ। ठीक है, एफरेंट आर्टियोल बड़ी होती है और ब्लड का जो प्रेशर है ज्यादा होता है, यानी कि बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि नीचे जो चीजें हैं वो फिल्टर होकर आ जाती हैं। ठीक है, राइट, जो आर्ट्रियोल है इसमें ब्लड का जो प्रेशर है कम हो जाता है। इसी तरह से ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। हम ब्लड को जैसे लाते हैं कि बोमेन कैप्सूल में डालते हैं, बोमेन कैप्सूल जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो वहीं पर रह जाती हैं। ये क्या, जो वो राइट वाली जो एफरेंट आर्टियोल से चली जाती हैं, नीचे जाती हैं। ठीक है, नीचे आती हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं वो वेस्ट मटेरियल और छोटी छोटी चीजें भी हैं, जो पीटीसी की ओर बढ़ जाता है। पीटीसी का मतलब क्या होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। ठीक है, की ओर बढ़ जाता है और नेफ्रॉन की
और ट्रांसपोर्ट हो जाता है। यूरिन को बनाने के लिए क्या होता है, इसमें इसका काम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, इसमें से ब्लड आ रहा है। ठीक है, इसमें से क्या है, लगातार ब्लड आ रहा है, यहाँ पर फिल्ट्रेट हो रहा है और यहाँ से ब्लड जा रहा है। ठीक है, और ब्लड फिल्टर हो रहा है, नीचे बोमन कैप्सूल जो है उसकी, जो बोमन कैप्सूल के अंदर बोमन कैप्सूल की ओर जाता है, और यहाँ ब्लड एफरेंट आर्टियोल की हेल्प से चारों जो है क्या है तरफ से यानी कि राउंड हो जाता है। सारा ब्लड क्या है, पीटीसी की और बढ़ जाता है। ठीक है, ये पीटीसी है। ठीक है, इसकी तरफ आ जाता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। ठीक है, तो इसको जो है आपने अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से देखना है। इसमें क्या बोला गया, यह ग्लोमेरुलस और कैप्सूल वाटर की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वॉल के थ्रू होता है और स्मॉल मॉलिक्यूल्स आसानी से हैंड वॉल पर इस वॉल के थ्रू से गुजर जाते हैं, यानी कि गुजर सकते हैं, निकल सकते हैं। ब्लड सेल, प्लाज्मा, प्रोटीन एंड अदर बिग मॉलिक्यूल्स इस वॉल के थ्रू से फिल्टर करने में असमर्थ होते हैं, एंड जो सेल है सेल से ये बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शंस। इसके बाद जो आता है सेकंड आता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन फॉर्म द, तो दे फिल्ट्रेट back into the blood and take place in the proximal convoluted tubule whose wall are lines with molecules in the microvilli to the increased surface area for absorption. Many substances are reabsorbed here including some water and electrolyte and organic nutrients such as glucose. इसमें क्या, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में लगने वाली ब्लड को फिल्टर करके ज्यादातर दोबारा से वॉल में माइक्रोविली के साथ रहते हैं और रीऑब्जर्व करके जो पदार्थ के लिए सरफेस के एरिया में ग्रो होते हैं, दोबारा रीऑब्जर्व होते हैं, जिसमें वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं। यानी कि एफरेंट आर्टियल जो है वो इसके चारों ओर क्या होता है, घूमता है। ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम बताती हूँ। ये एफरेंट आर्टियल जो है वो इसके चारों तरफ ही, इनको छोड़कर सिर्फ इसे देखें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये एक बोमेन कैप्सूल है। ठीक है, ये जो है ये रेड कलर का है, ये क्या है, एफरेंट आर्टियोल इनके चारों तरफ फैला हुआ है। आप ये देख रहे हैं एफरेंट आर्टियोल जो है इसके क्या है, चारों तरफ से फैला हुआ है। ठीक, इसे देखें तो इसके सामने सारी ब्लड वेजल क्या है, मूव कर रही है। ये देख रहे हैं आप, ये मूव कर रही है। ठीक है, तो इसके चारों तरफ क्या मूव कर रही है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जो है वो क्या है, ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के सामने से ब्लड वेजल जो आ रही है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से ब्लड चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या ब्लड चला जाएगा हार्ट में। कुल मिलाकर सभी के सामने ब्लड वेजल आ रही है। जो भी चीजें खींचेगा वो सभी ब्लड वेसल में चली जाएंगी। हर पार्ट के फ्रंट में ब्लड वेसल निकल रही है। आप ये देख रहे हैं हर पार्ट में एक ब्लड वेसल निकल रही है। अब इस पीटीसी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के सामने पहली वाली ब्लड वेसल है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, जब हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन दौरान जब हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन के टाइम पर जो चीजें हैं उसे फिल्टर होता है, तो वहां से कुछ मॉलिक्यूल्स रीऑब्जर्व होकर हमारी ब्लड वेसल में आ जाती है। ठीक है, इसमें सोडियम होता है, सोल्ट होता है, अमीनो एसिड और ग्लूकोज होता है। जो भी चीजें यहाँ पर फिल्टर होगी वो सब यहाँ पर रीऑब्जर्व होगी। ठीक है, सब क्या होगा, रीऑब्जर्व होगी। सब रीऑब्जर्व होकर ब्लड वेसल में चली जाएंगी। पीटीसी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, इसके सामने ब्लड वेसल जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो पीटीसी में है, वो सब रीऑब्जर्व होकर यहाँ कहां पर ट्रांसपोर्ट होती है, वो वापस से ब्लड वेसल में चली जाती हैं। वो फिल्टर होकर डाउन की ओर चली जाती हैं। बिकॉज इट इज स्मॉल, इसलिए फिल्टर होकर नीचे आ जाती हैं, इसलिए वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए रीऑब्जर्व होकर वापस आ गई। नहीं होता तो बॉडी में कहीं कमी हो जाती। जितनी चीजें हैं वो उसमें रीऑब्जर्व होकर वापस से ब्लड वेसल को भेज देती है। ठीक है, जितनी भी चीजें इसमें जो है रीऑब्जर्व हुई, बाकी को क्या वापस भेज देती है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है वो 72% रीऑब्जर्व ग्लूकोज जो है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सोल्ट लिक्विड और इसमें ग्लूकोज होता है। 72% रीऑब्जर्व पीटीसी में ही होता है। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं फिल्टर करके लाते हैं तो ये रीऑब्जर्व कर लेती हैं। सब कुछ कहाँ पर भर गई, कैपिलरीज में भर जाता है। ठीक है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इन सबको फिल्टर करके सब ये रीऑब्जर्व
होकर वापस से ब्लड वेजल में आ जाती है। ब्लड वेजल इसके चारों तरफ से क्या है, फैली हुई है। आप ये देख रहे हैं ब्लड वेजल इसके चारों तरफ से फैली हुई है। जो भी चीजें हम लेंगे वो सब ब्लड वेजल देते हैं। मान लो कोई भी मैंने एक जैसे चीज और मान लो मैंने कोई भी एक ऐसी चीज रीऑब्जर्व कर लिया, ठीक है, और यहां से क्या होगा, ग्लूकोज को दिया यहां पर डालकर, जो इसमें सॉरी मान लो कोई भी चीज मैंने जैसे ऑब्जर्व किया, यहां से ऑब्जर्व किया, यहां पर डालकर, यहां पर क्या ऑब्जर्व किया, यहां पर डाल दिया, ठीक है। इसमें क्या है, अगर ब्लड में चारों तरफ वेस्ट मटेरियल है तो यहां वापस नेफ्रॉन में क्या होता है, अगर ब्लड में चारों तरफ वेस्ट मटेरियल है तो वहां पर क्या होता है, वापस नेफ्रॉन के ट्यूब में ही आ सकता है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है ट्यूबुल सिक्रिएशंस। अच्छी चीजें ब्लड को दे देता है और वापस से यूरिन को दे रहा है। ये घूमता है नेफ्रॉन की ओर। वेस्ट मटेरियल नेफ्रॉन को दे देता है, वापस फिल्टर होकर आती है तो ये वापस ट्यूब को देता है। ब्लड में गंदी चीजें बच गई, जो बच जाती हैं वो नेफ्रॉन जो है वो अच्छी चीजें ब्लड को देता है, और जो ब्लड वेसल है गंदी चीजें नेफ्रॉन को दे रहा है, ये बाहर की ओर चले जाते हैं। कुछ ऑब्जर्व कर लिया और सिक्रीट कर दिया, ब्लड और यूरिन को भी दे दिया क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल था। तो आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं ट्यूबुल सिक्रेशंस, ठीक है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि जो ट्यूबुल सिक्रेशंस है वो क्या होता है। इसमें क्या है, ट्यूबुल सिक्रेशन, ये क्या होता है, ट्यूबुल सिक्रेशन इसके बाद फिल्ट्रेशन अकर एज ब्लड फ्लो थ्रू द ग्लोमेरुलस सम सब्सटेंस सच एज फॉरेन मटेरियल ड्रग और फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन एंड aspirin may not be completely filtered out of the blood. It remain in the glomerulus. Their substance are cleared by secretion from the peritubular capillary into the convoluted tubules. इसमें क्या बता रहा है आपको ये, ब्लड फ्लो तब होता है जब ब्लड ग्लोमेरुल से के थ्रू बहता है। पेनिसिलिन एंड एस्पिरिन के लिए फॉरेन मटेरियल ड्रग आदि कुछ मटेरियल पूरी तरह से ब्लड से बाहर फिल्टर नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है, जो ग्लूकोज में रहते हैं। इस पदार्थ को क्या है, पेरिट्यूबुलर दिस सेल से बहता हुआ नलिका में क्या यानी कि स्त्राव यानी कि साफ किया जाता है, ठीक है, इसमें क्या साफ किया जाता है। इसके बाद आता है वाटर बैलेंस एंड यूनिट आउटपुट। द बैलेंस बिटवीन फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट द कंट्रोल बाय द किडनी। वाटर इज एक्सक्रीटेड एज द मेन constituents and of the urine. The minimum urine output is about 500 ml and per day and maximum urine output per day in the 2000 and 2100 ml. इसमें क्या होता है, यह तरल पदार्थ के जो हम सेवन की ओर से आउटपुट के बीच का जो बैलेंस है किडनी द्वारा कंट्रोल होता है। वाटर यूरिन के जो प्रमुख घटक के साथ से उत्सर्जित होता है। मिनिमम यूरिन आउटपुट अबाउट पर डे 500 ml जो है होता है, ठीक है। तो एंड पर डे मिनिमम यूरिन प्रोड्यूस जो होता है वो 2100 ml होता है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या होता है, इसमें होता है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। Electrolytes in the body fluid may be due to change in the body water content or electrolyte level. There are many mechanisms which maintains the balance between water and electrolyte concentrations. बॉडी के तरल पदार्थ में कंसंट्रेशन में चेंजिंग बॉडी के वाटर जो है वाटर कंटेंट या इलेक्ट्रोलाइट लेवल में चेंजिंग के कारण हो सकता है। ऐसे कई मैकेनिज्म है जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन के बीच में क्या होता है, बैलेंस जो है यानी कि मेंटेन बनाए रखता है। इसके बाद आता है पीएच बैलेंस। टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड पीएच इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल सीक्रेट थ्रू द इनटू द फिल्ट्रेट वेयर दे कंबाइन विद बफर द नॉर्मल पीएच ऑफ यूरिन इज वर्सेस फॉर्म 4.5 to 8 डिपेंडिंग ऑन डाइट टाइम ऑफ डे एंड अदर फैक्टर्स। अब इसमें ये क्या बता रहा आपको, पीएच में जो पीएच नॉर्मल ब्लड पीएच बनाए रखने के लिए यानी कि क्या था, नॉर्मल ब्लड पीएच मेंटेन रखने के लिए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल हाइड्रोजन को बफर में सीक्रेटेड करती है। यूरिन का नॉर्मल पीएच डे यानी कि दिन के आहार टाइम ऑफ डे एंड अदर तथ्यों के आधार पर 4.5 से 8 तक होता है, ठीक है। यहां तक आपको समझ आया होगा। आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे क्योंकि आपके जो एग्जाम है वो बहुत जल्दी होने वाले हैं और इसके जो नेक्स्ट जो आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में यूरेटर्स से रिलेटेड जो है इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो मैं आपको एक और बता देती हूँ, जो बीएससी नर्सिंग है उनके जो एग्जाम है 28 से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि मैंने जो इससे रिलेटेड नोटिस भी आपके सामने जो है शेयर भी किया था, ताकि आप जो है उसे पढ़ ले, उसके जो फॉर्म है वो भी फिल कर ले। तो आपके जो एग्जाम है 28 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए, ताकि जो आपके मार्क्स अच्छे से आए। जितने भी मैंने आपको जो है क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए हैं उसे आप पढ़ लीजिए, उसी में से ही आपके जो क्वेश्चन आ जाएंगे। और यही थी मेरा आज का टॉपिक। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच।